हेलो बच्चों, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग सारे के सारे? होपफुली आपकी पढ़ाई और आपकी सेहत एकदम से फिट एंड फाइन है। तो आज हम फिर से जुड़ चुके हैं इस फैंटेस्टिक लर्निंग प्लेटफॉर्म के थ्रू जिसका नाम है वेदांतु पंजाब। और आज हम कंटिन्यू करेंगे आपकी +2 के बोर्ड एग्जाम की बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम की रिवीजन को। लास्ट टाइम हमने प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन को 2 लेक्चर्स के थ्रू रिवाइज किया था। आज हम शुरू करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जैसा कि ये चैप्टर भी काफ़ी लेंदी है तो हमें इसको भी 2 लेक्चर्स के थ्रू ही रिवाइज करना पड़ेगा। मेरा नाम है डॉक्टर अतुल, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु लर्निंग सेंटर पटियाला। अगर आपको जेनेटिक्स के लेक्चर्स बेहतरीन लगे, आपको लगा कि उनसे आपको कुछ हेल्प हुई है, तो काइंडली लेक्चर्स को शेयर करें और आने वाले लेक्चर्स के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बोथ बोर्ड्स एज वेल एज नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पिछले 5-6 साल का डाटा निकाल के देखो, नीट में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं। लेंदी होने के साथ साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, काफ़ी ट्रिकी चीज़ें हैं, ढेर सारे इन्वेंशंस हैं, ढेर सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं। तो हम ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं जा पाएंगे, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैं क्विकली और चीज़ों को आपको ईजिली रिवाइज करवा पाऊँ। चलिए लेट्स बिगिन। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस को हमें स्टार्ट करना है डीएनए के साथ। बच्चों, हमने जेनेटिक्स जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन करते हैं, मेरे हिसाब से तो पहले चैप्टर ये होना चाहिए एक कॉन्टिन्यूशन में, क्योंकि यहाँ पर हम पहले मॉलिक्यूलर लेवल पे जाते हैं। हम यहाँ पर ये समझते हैं डीएनए और जीन का स्ट्रक्चर है क्या। हालांकि जब हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन की बात करते हैं, वहाँ पर हम सुपरफिशियली फिजिकल लेवल पे जाते हैं। यहाँ पर हम मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर चीज़ों को देखते हैं। तो मैंने उस लेक्चर में भी आपको बताया था डीएनए और जीन के बीच में डिफरेंस क्या है। हम अपने एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी सेल के डीएनए की लेंथ की बात करें तो यहाँ दिया हुआ है, इट इज 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर। ये हैप्लॉइड के लिए है। और अगर मैं अपने डिप्लॉइड की बात करूं, इट इज 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। ये मेरे टोटल जीनोम की लेंथ है, डीएनए की लेंथ है। इसी तरह से एनसीईआरटी में कुछ और एग्जाम्पल दिए हैं जिनका डाटा हमें याद होना चाहिए। बैक्टीरियोफाज साई 174 का जो डीएनए है दैट इज 5386 न्यूक्लियोटाइड्स। अब इससे आपको यह पता चल रहा है इसका जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो पक्का सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। अगर वो डबल स्ट्रैंडेड होता तो बेस पेयर मेंशन किया जाता। बैक्टीरियोफाज लैम्डा 28502 बेस पेयर्स एंड ई कोलाई में 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर। ये डाटा एनसीईआरटी का है, हमें याद करना है। अब प्रोकैरियोट के केस में तो बच्चे हमने पढ़ा था कि सारा का सारा डीएनए ऑलमोस्ट फंक्शनल है। बट अगर आप अपने डीएनए की बात करें, हमारा सारा डीएनए फंक्शनल नहीं होता है। फंक्शनल सेगमेंट और यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जो होता था उसको अपन क्या बोलते थे? जीन। करेक्ट। और हमने पढ़ा था 1 to 2% के आसपास हमारे डीएनए में जीन ऑक्यूपाइंग एरिया है। करेक्ट। तो डीएनए धरती पे ऑलमोस्ट जितने भी यूकैरियोट्स हैं उनमें ये न्यूक्लिक एसिड होने के साथ साथ एक जेनेटिक मटेरियल की तरह भी बिहेव करता है। आरएनए जो है वो सिर्फ कुछ वायरसेस की बात करी जाए, पोलियो वायरस, रेबीज वायरस, कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनमें आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। अदरवाइज सारी लाइफ फॉर्म में यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल बोला जाता है डीएनए को। हमारे केस में आरएनए का क्या काम है? वो डीएनए में जो कोड है उसको कैरी करके प्रोटीन सिंथेसिस के लिए लेकर जाता है, मैसेंजर आरएनए। एडाप्टर किसको बोलते हैं पुत्र? हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में आगे। ट्रांसफर आरएनए को एडाप्टर बोला जाता है। इट लिंक द आरएनए माने जो कोड ऑन आरएनए विद अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑन प्रोटीन। द कैटलिस्ट, ये बात हो रही है राइबोसोमल आरएनए की। यहां पर एक और चीज ध्यान देने वाली है कि हमें यह बताया गया है +1 बायोमोलिक्यूल में दैट enzymes are proteinaceous in nature, yes, but there are some RNAs which can also act as enzyme, serves as catalyst, and RNA acting as enzymes are called as
राइबोजाइम्स। तो हम पढ़ेंगे हमारा आरएनए भी एंजाइम की तरह काम करता है और वो राइबोसोमल आरएनए है। करेक्ट। डीएनए की लेंथ बेस पेयर में मेंशन करी जाएगी अगर डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है तो, और जनरली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही होता है। हमारे डीएनए की लेंथ 2.2 मीटर भी मेंशन करी जाती है एक सेल के अंदर। तो दोनों तरह के यूनिट यूज किए जा सकते हैं। आप मीटर्स में भी मेंशन कर सकते हो, आप बेस पेयर में भी मेंशन कर सकते हो। ओके, अब डीएनए की जो डिस्कवरी है उसके बारे में मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में शुरुआत में कुछ चीजें दी गई हुई हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फेमस नाम हैं, हमें वो नोट करने हैं। फिर हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। करेक्ट। तो चार बहुत बहुत फेमस नाम है मेरे बच्चों, आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। वॉटसन एंड क्रिक, ये दो नाम। विल्किन एंड फ्रैंकलिन। वॉटसन एंड क्रिक का फेमस डबल हेलिकल राइट हैंडेड 3 डायमेंशनल मॉडल इन्होंने दिया था 1953 में, यूजिंग एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा ऑफ विल्किन एंड फ्रैंकलिन, जिस चीज के लिए बच्चों इनको 1962 में नोबेल प्राइज मिला था। बस फ्रैंकलिन को ये नोबेल प्राइज नहीं मिला था क्योंकि इनका 1962 से पहले देहांत हो गया था। ये बहुत बड़ा लैंडमार्क था हमारी बायोलॉजिकल साइंसेस के एवोल्यूशन में, डीएनए का स्ट्रक्चर पता लगना, क्योंकि डीएनए इज वंडर मॉलिक्यूल। इस धरती के ऊपर पाए जाने वाले हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो फीचर्स हैं दे आर अंडर द रेगुलेशन ऑफ डीएनए। तो काफी सालों की जद्दोजहद के बाद साइंटिफिक कम्युनिटी के सामने डीएनए का स्ट्रक्चर आया था, और जैसे ये डीएनए का स्ट्रक्चर आया इसके बाद आगे की रिसर्च बढ़ी, तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। करेक्ट। एक और नाम है बच्चों एरविन चारगफ। मेंशन किया जाता है चारगफ रूल्स, दैट डीएनए में जो बेसिस हैं, ए हमेशा टी के साथ बेस पेयर करता है वाया 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, टी हमेशा जी के साथ पेयरिंग करता है यूजिंग 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो 1950s में एरविन चारगफ ने 1950s में कुछ रूल्स मेंशन किए थे डीएनए के स्ट्रक्चर के रिलेटेड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुए डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कवर करने में। फाइन। अब मैं मूव करूंगा डीएनए के स्ट्रक्चर के ऊपर। डीएनए इज पॉलीमर बच्चों, डीएनए इज पॉलीमर, एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है मेड अप ऑफ छोटे छोटे सेगमेंट्स। डीएनए इज पॉलीमर, एक मैक्रो मॉलिक्यूल है बच्चों, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल है। ठीक है ना। पॉली माने मैनी, मर माने मॉलिक्यूल्स, छोटे छोटे यूनिट्स को जोड़ के बनाया गया है। तो डीएनए जिन छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को जोड़ के बनाया गया है उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स आर द मोनोमर्स, न्यूक्लियोटाइड्स आर मोनोमर्स ऑफ डीएनए एज वेल एज आरएनए। डीएनए और आरएनए के बारे में हमें क्या पता है? बोथ डीएनए एंड आरएनए आर न्यूक्लिक एसिड्स। करेक्ट। तो सबसे पहले मैं न्यूक्लिक एसिड पे आता हूं, फिर डीएनए के ऊपर मूव करते हैं। न्यूक्लिक एसिड, एसिडिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट विद इन न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड। न्यूक्लिक एसिड्स, हमारा यूकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियस के अंदर होता है। बैक्टीरिया में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, सीधा क्या होता है? न्यूक्लियोइड। तो हमारे पास दो तरह के न्यूक्लिक एसिड हैं, डीआरएनए एंड आरएनए। अच्छा, दोनों के दोनों आर पॉलीमर्स एंड दोनों के दोनों आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। तो चाहे डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों को ही छोटे 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 न्यूक्लियोटाइड से जोड़ के बनाया गया है। अब ऑब्वियसली हमारा चैप्टर डीएनए के आसपास चलता है, तो हम डीएनए के ही न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बात करेंगे, डीएनए के ही डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। आरएनए का स्ट्रक्चर डीएनए के स्ट्रक्चर से ही काफी रिजेंबल करता है। तो अब हमें यह समझना है कि एक न्यूक्लियोटाइड किसकी बनी हुई है। डीएनए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ जोड़ के बनाया गया हुआ है। एक एक न्यूक्लियोटाइड किससे बना है? तो एक न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। वन इज पेंटोज शुगर, 5 कार्बन की शुगर, T5। जैसे हम ग्लूकोज की बात करते हैं T6, इसी तरह से
यहाँ पर जो शुगर्स हैं वो 5 कार्बन की। अगर मैं डीएनए की बात करूं तो मेरे पास डीऑक्सीराइबोस है, नाम ही सजेस्ट करता है ना बच्चों। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है बोलो? डीऑक्सीराइबोस। तो उसमें शुगर कौन सी है? डीऑक्सीराइबोस। आरएनए में टाइप ऑफ शुगर कौन सी है? राइबोस। तो पहला डिफरेंस आपकी आंखों के सामने, आरएनए और डीएनए में जो शुगर है वो डिफरेंट होती है। ये एक न्यूक्लियोटाइड के 3 कंपोनेंट हैं। तो पहला कंपोनेंट आ गया 5 कार्बन की शुगर। जो दूसरा कंपोनेंट है बच्चों वो है मेरा नाइट्रोजिनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस माने नाइट्रोजन कंटेनिंग साइक्लिक कंपाउंड्स। हमारे पास दो तरह के आते हैं, एक प्यूरीन, बेसिक स्ट्रक्चर हम पढ़ते होते हैं। दो साइकिल हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर हैं, एक 6 मेंबर, एक 5 मेंबर, दोनों आपस में फ्यूज हैं और आपको यहां पर नाइट्रोजन मिल जाता है। नाइट्रोजन मिल जाता है इन रिंग्स में। तो ये प्यूरीन का बेसिक स्ट्रक्चर है। हमारे पास दो तरह के प्यूरीन होते हैं, एडेनाइन एंड ग्वानिन, एडेनिन ए से, ग्वानिन जी से। करेक्ट। इसी तरह से मेरे पास पिरामिडीन है बेटा। पिरामिडीन इज सिंगल रिंग। इसमें भी आपको नाइट्रोजन मिल जाएगा पुत्र, यहां नाइट्रोजन, यहां नाइट्रोजन। करेक्ट। 3 तरह के पिरामिडीन है। थाइमिन, डीएनए में थाइमिन होता है। साइटोसिन, डीएनए हो या आरएनए हो, साइटोसिन दोनों में होगा। यूरेसिल सिर्फ और सिर्फ आरएनए में होता है। तो दूसरा डिफरेंस ये आ गया, एडेनिन बोथ डीएनए आरएनए, ग्वानिन बोथ डीएनए एंड आरएनए, साइटोसिन बोथ डीएनए एंड आरएनए, थाइमिन is only and only present in DNA, यूरेसिल is only and only present in RNA। ये दूसरी चीज आ गई बच्चों। और तीसरा चीज आ जाता है, ये दूसरा कंपोनेंट था, तीसरी चीज आ जाती है पुत्र हमारी फॉस्फोरिक एसिड या सिंपली फॉस्फेट। तो कुछ नहीं, सिंपल एक फॉस्फेट इस तरह से मेंशन किया जाता है। कुछ किताबों में आपको फॉस्फोरिक एसिड मिल जाएगा, कुछ किताबों में सिंपली फॉस्फेट मिल जाएगा। एक न्यूक्लियोटाइड इन 3 कंपोनेंट से जुड़ के बनता है। तो अब हमें ना एक न्यूक्लियोटाइड जोड़ के बनाना भी पड़ेगा। करेक्ट। तो हम एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, कैसा होता है बच्चों? सबसे पहले हमारे पास क्या है? नाइट्रोजनस बेस। अब मैं डीएनए की बात करूंगा, ठीक है? डीएनए की ही मेन बात होगी। सो दिस इज लेट्स से एनी प्यूरीन, 6 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग। डिटेल स्ट्रक्चर आपको ना तो एनसीईआरटी में ना तो आपको याद करने की जरूरत है। यस, दिस इज नाइट्रोजन, लोकेशन 1 2 3 4 5 6। लोकेशन 1 लोकेशन 3 पे नाइट्रोजन होता है, देन 7 8 एंड 9 यहाँ पर भी नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन है। हम बस उन्हीं चीज़ों की बात करेंगे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो बेटा एडेनिन हो या फिर ग्वानिन हो, एडेनिन हो या फिर ग्वानिन हो, बेसिक स्ट्रक्चर ये है। हल्का सा डिफरेंस है जो हम एडेनिन और ग्वानिन में देखते हैं। अगर मेरे पुत्र यहाँ पर पिरिमिडिन हो, ये तो प्यूरिन है, अगर पिरिमिडिन हो तो याद रखिएगा वहां पर जो नाइट्रोजन 1 है, फर्स्ट नाइट्रोजन है, वो इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज बेस, नाइट्रोजनस बेस। देन वी हैव पेंटोज शुगर। दिस इज योर पेंटोज शुगर। कार्बन 1, कार्बन 2, 4 oxygen, and this is carbon 5. We have OH, H, 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 OH, H, CH2OH, H, H and OH. This is your 5 कार्बन शुगर, 5 कार्बन है। करेक्ट। तो जब आपका ये एक बेस शुगर से जुड़ता है तो एक बॉन्ड बनता है और वो बॉन्ड बनता है इनके रिएक्शन से। यहां वाटर लॉस होता है, पानी का मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये 9th नाइट्रोजन और फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर ज्वाइन हो जाता है। इस लिंकेज को बोलते हैं एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, दिस इज योर एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, बेस विद शुगर। जब बेस शुगर के साथ जुड़ता है इसको बोला जाता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड नहीं, ध्यान देना, न्यूक्लियोसाइड, बेस शुगर।
अब तीसरा कंपोनेंट क्या था बच्चों? तीसरा कंपोनेंट था सर फॉस्फेट। तो दिस इज योर फॉस्फेट, दिस इज आर फॉस्फेट, करेक्ट। यहां पर भी बॉन्ड बनता है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं, अगेन यहां पर भी वाटर लॉस होता है और फिफ्थ कार्बन फॉस्फेट के साथ जुड़ता है। फर्स्ट कार्बन नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ता है, फिफ्थ कार्बन फॉस्फेट के साथ जुड़ता है और यहां पर ये बॉन्ड बनेगा P, बीच में ऑक्सीजन रह जाएगा एक, H2O तो निकल गया, सॉरी यहां पर ये निकलेगा OH पूरा, ऑक्सीजन बीच में रह जाएगा, ये निकलेगा, फाइन। एंड दिस इज C5 एंड दिस इज फॉस्फेट। इस बॉन्ड को बोलते हैं हम फॉस्फो, इस बॉन्ड को हम बोलते हैं फॉस्फो एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। दिस इज योर न्यूक्लियोटाइड, बेस शुगर फॉस्फेट, डन। बेस शुगर न्यूक्लियोसाइड, बेस शुगर फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड। अब डीएनए में 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। जब हम डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, डीएनए इज मेड अप ऑफ 4 न्यूक्लियोटाइड। अब चारों के चारों न्यूक्लियोटाइड में शुगर और फॉस्फेट तो सेम है, एवरी टाइम क्या डिफरेंट करेगा? यस, या तो यहां ए होगा और जी होगा और सी होगा और टी होगा, बस ये ध्यान दें। तो हमारे पास 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड किसके बेसिस के ऊपर हैं? 4 तरह के नाइट्रोजनस बेसिस के ऊपर, फाइन। दिस इज योर नाइट्रोजनस बेस, सॉरी। अब हम एक और चीज देखते हैं। हमने क्या बोला? दैट डीएनए इज मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड जोड़ो 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 तो क्या बन जाएगा? डीएनए। तो बेटा अब एक न्यूक्लियोटाइड तो हमने बना लिया, एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ कैसे जोड़ा जाता है वो भी हम क्विकली देखते हैं, तो ध्यान दें। लेट्स से दिस इज योर एनी बेस, मैं इस बार एक पिरामिडिन बनाता हूं, दिस इज योर शुगर, ठीक है। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, यहाँ ऑक्सीजन है, कार्बन 4, दिस इज कार्बन 5, H, H, O, P, दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड, करेक्ट है ना? बेस शुगर एंड फॉस्फेट। अब हमारे लिए यहां पर थर्ड कार्बन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दें, H, 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 थर्ड कार्बन इंपॉर्टेंट है। ये फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड। अब एक नया न्यूक्लियोटाइड लगने के लिए आ रहा है, चलिए उस न्यूक्लियोटाइड को बनाते हैं। उसमें भी एक क्या होगा? बेस। बेस के साथ क्या एसोसिएटेड होगा पुत्र? शुगर, ठीक है। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, काफी नीचे हो गया, जस्ट ए मिनट, एक मिनट, यस। लेट्स से की बार मैंने एक प्यूरिन बना लिया, ठीक है। प्यूरिन होगा या पिरिमिडिन होगा, एक ही बात है, ठीक है। दिस इज नाइट्रोजन फर्स्ट, दिस इज नाइट्रोजन 9, ये आ गया शुगर। कार्बन 1, कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 एंड ऑक्सीजन, दिस वाज योर कार्बन 5, H, H, और न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या था? फॉस्फेट, OH, OH, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ध्यान दें, यस, H, OH, H, H, ये H ही है, यहाँ H है, ठीक है। हाँ, अब एक न्यूक्लियोटाइड जो प्रीवियस वाला है उसके साथ एक नया न्यूक्लियोटाइड लगने के लिए आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो जो पहला न्यूक्लियोटाइड है, जब दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो जो पहला न्यूक्लियोटाइड है उसके थर्ड कार्बन का OH और जो नया न्यूक्लियोटाइड लगने के लिए आ रहा है उसके फिफ्थ कार्बन का जो फॉस्फेट है उसका जो OH है, इनके बीच में रिएक्शन होता है। सेम वैसे जब ये रिएक्ट करेंगे वाटर लॉस होगा और बॉन्ड क्या बनेगा? ध्यान देना यहां पर, C3 ऑक्सीजन, वाटर निकल गया तो एक ऑक्सीजन रह गई, देन फॉस्फेट तो था ही था, देन अगेन वी हैव ऑक्सीजन एंड देन वी हैव C5। देखिए जरा, यही है ना, C3 ऑक्सीजन, फॉस्फेट ऑक्सीजन, C5। एक बेटा ये फॉस्फोएस्टर, एक बेटा ये फॉस्फोएस्टर, इस पूरी लिंकेज को हम बोलते हैं
फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, दो न्यूक्लियोटाइड जुड़ गए तो टर्म क्या आएगी, डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरी न्यूक्लियोटाइड, डन। और जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ेंगे तो ऐसे ही होगा। लेट्स से मेरे पास एक चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, एक, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो लेट्स से मेरे पास ये 6 न्यूक्लियोटाइड की चेन है। ओके, तो जो पहला न्यूक्लियोटाइड होगा बेटा, उसका ये 5th कार्बन का फॉस्फेट फ्री होता है, इसलिए हम इसको बोलते हैं 5 एंड। फिर ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर, 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 ये जो लास्ट है इसका 3rd कार्बन का OH फ्री है, इसलिए हम इसको बोलते हैं 3 एंड। तो दिस इज 1 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। डाई न्यूक्लियोटाइड माने 2। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़े होंगे तब हम टर्म क्या यूज करेंगे, यस, पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है जी। और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड में जैसे मान लीजिए कितने न्यूक्लियोटाइड जुड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 6। तो हाउ मैनी लिंकेजेस, 1 2 3 4 5, 5 फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेजेस, करेक्ट। तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, तो बच्चे डीएनए इज नॉट वन स्ट्रैंडेड, डीएनए इज मेड अप ऑफ 1 polynucleotide chain, 1 another polynucleotide chain, and both polynucleotide chain are linked via हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो मान लीजिए ये मेरी एक फॉस्फोडाइएस्टर चेन आ गई, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन 5 एंड 3 एंड। तो एक और आएगी, पोलैरिटी ऑपोजिट होती है, ये हम पढ़ेंगे अभी, और दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए हैं। जैसे नॉर्मल एक रेलवे ट्रैक होता है या एक स्टेयर केस है वैसा ही। बट हाँ, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। जो वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल था वो डबल स्टैंडर्ड ही था, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, बट दैट इज हेलिकल, जो मैं आगे आपको बनाता हूं। ये बिल्कुल आपकी बेसिक समझ बनाने के लिए, ठीक है। तो डीएनए इज मेड अप ऑफ 2 स्ट्रैंड्स। वो 2 स्ट्रैंड्स का मतलब है 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। One is 5 to 3, then another one is 3 to 5, opposite polarity, and both chains are joined via hydrogen bond। और हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बनते हैं बच्चों, बेसिस के बीच में। जरा दोबारा से ध्यान दें, लेट्स से ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ध्यान दीजिएगा, 5 एंड 3 एंड 5 एंड 3 एंड। होपफुली आपको 5 3 समझ आ गया। अब शुगर बेस, शुगर बेस, शुगर बेस, शुगर बेस, शुगर बेस, शुगर एंड बेस, यही था ना। और ये बीच में व्हाइट कलर का बॉन्ड क्या है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो सामने तरफ वाले तरफ भी क्या होगा, सेम, शुगर बेस, शुगर बेस, बेस, शुगर बेस, शुगर बेस, शुगर बेस। इन दोनों के बीच में क्या आएगा, यहां पर मैं रेड कलर बना देता हूं, फॉस्फेट। दिस इज फॉस्फेट। Phosphate was linker na? Yes, this is phosphate. So one nucleotide made up of what? Base, sugar, phosphate, base, sugar, phosphate, base, sugar, phosphate, base, sugar, phosphate, done। तो यहाँ वाला बेस सामने वाले बेस के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है। अब डिपेंड करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड्स कितने होंगे, किसके ऊपर, टाइप ऑफ बेस। अगर A है तो सामने पक्का T होगा और हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे, 2। अगर G है तो सामने पक्का C होगा और हाइड्रोजन बॉन्ड कितने होंगे, 3। तो ये बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बताने के लिए डीएनए के स्ट्रक्चर का, करेक्ट। अब इन्होंने न्यूक्लियोसाइड मेंशन किया। अब एनसीईआरटी में कुछ टर्म्स हैं, न्यूक्लियोसाइड कैसे मेंशन किया जाता है। जब भी आपको डीएनए के बारे में बात करी जाएगी, जब भी आपको डीएनए के बारे में बताया जाएगा, तो याद रखिएगा डीऑक्सी शब्द शुरू होगा, डीऑक्सी, डीऑक्सी एडिनोसिन,